झालं चालू. Today we are going to start with Indian polity, that is historical background. Why we are going to start with historical background? Because today is 26th of November. On this date, 26th November 1949, okay, our constitution was completed. Okay, okay. That's why this date is considered as our constitutional day. ठीक आहे. आपण याच्यासाठी आपण काय संविधान दिवस म्हणून साजरा करतो. व्हॉट डू यू मीन बाय कॉन्स्टिट्यूशन? What do you mean by constitution? Yes. A set of rules by which the country follows. Okay. Fundamental laws of country which enshrine the value and principle of that country, that is called as constitution. ठीक आहे. फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट नो, आपल्याला माहित असलं पाहिजे की कॉन्स्टिट्यूशन बनण्याच्या पहिले, ठीक आहे, वी नो दॅट ब्रिटिशर्स केम टू इंडिया अँड दे ब्रॉट कॉन्स्टिट्यूशन और दे laid the foundation of constitution or polity in India. Before them, ठीक है, this country was ruled by kings. ठीक है, हर एक किंग होता था, राजा असायचा, त्याचा एक वेगळा रूल असायचा. ठीक आहे. नंतर हळूहळू रिलीजन बिकेम द लॉ ऑफ लँड, मीन्स लॉ ऑफ पर्टिक्युलर लँड. म्हणजे मेवाडमध्ये वेगळं चालू आहे, महाराष्ट्रामध्ये वेगळा चालू आहे, खाली मैसूरमध्ये वेगळा चालू आहे. ठीक आहे. या प्रकारे तुमचा एक लॉ असायचा. ॲज यू नो, ब्रिटिशर्स केम टू इंडिया, ठीक आहे, इन 1600. ठीक आहे. 1600 किंवा 16व्या शतकात ब्रिटिशर्स भारतामध्ये आले आणि दे केम ॲज अ ट्रेडर्स म्हणून ते आले. नंतर त्यांना गरज पडली की एक कंपनीचा किंवा एक कंट्रीचा रूल असला पाहिजे. ठीक आहे. ते का बरं झालं? ॲज यू नो, एक लढाई झाली. कोणती? बॅटल ऑफ बक्सार. बॅटल ऑफ बक्सार कधी झालं? 1764. त्याच्याच पहिले काय झालं होतं? 1761 बॅटल ऑफ प्लासीची लढाई. ठीक आहे. प्लासी हे नाव कसं आलं? पलस नावाचं एक तुमची ट्री किंवा एक वनस्पती तिथं उगवते, त्याच्यावर प्लासी बॅटल म्हणजे त्या जागेचं नाव प्लासी म्हणण्यात आलं. ठीक आहे. 1764 बॅटल ऑफ बक्सार. ठीक आहे. आलं बॅटल ऑफ बक्सार झाला. बॅटल ऑफ बक्सार. आता बॅटल ऑफ बक्सार त्याच्यामध्ये काय, जे ब्रिटिशर्स होते, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी. वाय इट इज कॉल्ड एज ईस्ट इंडिया कंपनी? बिकॉज दे वर ट्रेडिंग इन द ईस्ट एरिया. ठीक आहे. इफ दे वर ट्रेडिंग इन वेस्ट, दे वर कॉल्ड एज वेस्ट इंडियस कंपनी. ठीक आहे. तर ह्याच्यामध्ये बॅटल ऑफ बक्सार झाल्यानंतर 1764 मध्ये दे गॉट हू ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी गॉट द दिवानी राईट्स. दिवानी राईट्स मीन्स राईट टू कलेक्ट टॅक्सेस. कुठले? आजचं ओरिसा, बेंगॉल, बिहार, बांगलादेश या आसपासचा एरिया त्यांना काय करायला भेटला? दिवानी राईट्स भेटले. ठीक आहे. दिवानी राईट्स भेटले तर याला कशा प्रकारे तुम्ही एक संदपनामध्ये किंवा एका कॉन्स्टिट्यूशन मध्ये किंवा एका रूल ऑफ लॉ मध्ये आणणार, त्याच्यासाठी त्यांना गरज पडली तुम्हाला कॉन्स्टिट्यूशन बनवायची. ठीक आहे. नाउ दिस कॉन्स्टिट्यूशन या हिस्टॉरिकल बॅकग्राऊंड मध्ये म्हणू शकतो आपण, हे डिवाइड होतं दोन पार्टमध्ये. एक 1773 पासून तर 1858 पर्यंत, 1858, आणि पुढचं आहे 1858 पासून तर तुमचं 1947. हे फर्स्ट फेज आहे. ठीक आहे. आणि हा आहे सेकंड फेज. ठीक आहे. फर्स्ट फेज अँड सेकंड फेज. फर्स्ट फेज मध्ये जे आपण म्हणू शकतो ते येतं ईस्ट इंडिया कंपनीच्या अंडर. किसके अंडर आता है? ईस्ट इंडिया कंपनी. आई एम राइटिंग हियर EIC. ठीक है. ईस्ट इंडिया कंपनी. और दूसरा आता है ब्रिटिश क्राउन या ब्रिटिश रूल. ब्रिटिश क्राउन के अंडर आता है 1858 से लेकर 1847 तक.
ठीक है। सबसे पहले जो आता है रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, ठीक है। ये क्या है, ठीक है, देखते हैं। अभी रेगुलेटिंग एक्ट ये जब आया था, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्यों है सबके लिए, क्योंकि ब्रिटिशर्स टेकन फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, ये सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ ये पहला कदम था ब्रिटिशर्स का, सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। एंड फर्स्ट टाइम इट रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस ऑफ द कंपनी, पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस ऑफ कंपनी वर रिकॉग्नाइज, ठीक है, ये था, ठीक है। एंड इट वाज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स कंट्रोल एंड रेगुलेट द अफेयर्स ऑफ द कंपनी, कंट्रोल एंड रेगुलेट, कंट्रोल एंड रेगुलेट द अफेयर्स ऑफ कंपनी, अफेयर्स मीन्स ट्रेड, ट्रेड रेगुलेट करने के लिए ये फर्स्ट स्टेप था, ठीक है। दैट अभी इसके फीचर क्या थे, देयर वर वेरियस फीचर्स, ठीक है। ड्यू टू दिस रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, ठीक है, गवर्नर ऑफ बंगाल बिकम गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, गवर्नर जनरल ऑफ Bengal, and who was such first person to become Governor General of Bengal? Does anyone know? Lord Warren Hastings. Lord Warren Hastings was the first GGB. GGB means Governor General of Bengal. ठीक है। सेंट्रलाइज कैसे हो सकता है? पहले क्या था, जब ब्रिटिशर्स आए थे 3 गवर्नर थे, एक बॉम्बे का था, एक मद्रास का था और बंगाल का था। इनके एडमिनिस्ट्रेशन अलग अलग थे। बॉम्बे मतलब महाराष्ट्र गुजरात का एरिया, मद्रास मतलब सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया, एंड बंगाल मीन्स टुडेज ओडिशा, बंगाल, बिहार एंड बांग्लादेश, वो था, ठीक है। इससे क्या होगा, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के पास पार आ गई कि दे वर बिकम दिस बॉम्बे एंड मद्रास became subordinate to him, they will report to whom, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ठीक है। सबसे पहले क्या, उनका अलग अलग रूल चलता था, ठीक है, अलग अलग रूल चलता था। अभी क्या कर दिया, सेंट्रलाइज कर दिया। हमने क्या पढ़ा, सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन, ये शुरुआत थी, ठीक है। अभी इसके बाद क्या होता है, सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन उन्होंने स्टार्ट कर दिया। ये इंपॉर्टेंट है, ये कैसे क्या गया, मतलब 1773 जो रेगुलेटिंग एक्ट आया, ठीक है, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ देयर पीएम लॉर्ड नॉर्थ, लॉर्ड नॉर्थ वर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटिशर्स एट दैट टाइम, द देन प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। अभी इसमें क्या हुआ, एग्जीक्यूटिव काउंसिल भी लाया गया, ठीक है। एग्जीक्यूटिव, व्हाट डू यू मीन बाय एग्जीक्यूटिव काउंसिल? एग्जीक्यूशन मीन्स जो काम करेंगे, एग्जीक्यूटिव काउंसिल वर असिस्टेड, ठीक है, वर मतलब एग्जीक्यूटिव काउंसिल किसको असिस्ट करेंगे, जीजीबी को, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को क्या करेंगे, असिस्ट करेंगे, असिस्ट करेंगे, उनके नीचे वो काम देखेंगे, ठीक है। एंड दैट एग्जीक्यूटिव काउंसिल वर comprises of 4 members, 1 2 3 4, 4 मेंबर्स उनके पास रहेंगे, ठीक है। बाद में एक ईस्ट इंडिया कंपनी की एग्जीक्यूटिव बॉडी में रहेगी, दैट एग्जीक्यूटिव बॉडी विल रिमेन इन पावर फॉर 5 years, एग्जीक्यूटिव बॉडी जो रहेगी 5 years, ठीक है, मतलब इलेक्शन के बेसिस पे 5 years तक वो रहेगी। अभी चल रहा है, अभी इसको कंपेयर करें आज की इलेक्शन के साथ, वही चल रहा है, लोकसभा विधानसभा इलेक्शन चालू है, ठीक है, वही चल रहा है,
ठीक है, 5 साल के लिए चलेगा। हाँ, इससे क्या आगे क्या है, एक इंपॉर्टेंट फैक्टर जो हम आज सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की बात करते हैं, एट द टाइम बाय द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 सुप्रीम कोर्ट की क्या हो गई स्थापना, ठीक है। देयर वाज ए एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट और कोर्ट, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1774 एट, किसको पता है, फोर्ट विलियम्स, फोर्ट विलियम्स कोलकाता, फोर्ट विलियम्स कोलकाता, ठीक है। जज का नाम पूछा नहीं जाता एग्जाम में, लेकिन पता होना चाहिए दैट एलिजा एम्पे, एलिजा एम्पे, ही वाज द चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो डिसीजन लिया गया था कि 1773 रेगुलेशन एक्ट में जो इंपॉर्टेंट डिसीजन था कि कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट रहेगा, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी का जो भी सर्वेंट रहेगा, ठीक है, ही विल नॉट एंगेज हिमसेल्फ इन प्राइवेट ट्रेड, ठीक है। दे वर प्रोहिबिटेड फ्रॉम डूइंग प्राइवेट ट्रेड, ठीक है। यहाँ तक आया समझ में, ठीक है। ये क्यों हुआ था, रॉबर्ट क्लाइव थे, एट द एज ऑफ 35 ही गॉट रिटायर्ड फ्रॉम ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफिस, ठीक है। एट दैट टाइम हिज रेवेन्यू और उसकी उनकी जो आमदनी थी वो उस टाइम के जो क्वीन थी उनसे भी ज़्यादा थी, ठीक है। दैट काइंड ऑफ करप्शन दे यूज टू डू, ठीक है। उसकी वजह से ये 1773 का एक्ट लाया गया था, ठीक है। आया समझ में इस बार, ठीक है। अगला है 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट, एक्ट ऑफ सेटलमेंट। ये एक्ट ऑफ सेटलमेंट क्यों लाया था कि जो 1773 के जितने भी फेलियर्स थे या ड्रॉबैक्स थे उसको ओवरकम करने के लिए, ठीक है, ये एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 में लाया था, ठीक है। इसका बेसिक एम क्या था, जितने भी ग्रीवेंसेस, टू रिमूव ग्रीवेंसेस ऑफ द 1773 ग्रीवेंसेस, जितने भी थे ग्रीवेंसेस, ठीक है, वो सुप्रीम कोर्ट के जो जितने भी ग्रीवेंसेस थे वो निकालने के लिए वो एक्ट ऑफ सेटलमेंट लाया था, ठीक है। हाँ, इसमें क्या किया गया था कि जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था, ही वाज एग्जम्प्टेड फ्रॉम ऑल एक्ट्स और ऑल केसेस, ठीक है, फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। उनके खिलाफ कोई भी केस नहीं होगी, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट में पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ या जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है, he will be or they will be exempted from that court cases, ठीक है। रेवेन्यू कलेक्टर्स, जुडिशियल ऑफिसर्स, ठीक है, they were also exempted from the jurisdiction of this सुप्रीम कोर्ट एक्ट और एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781, ठीक है। ओके, अगला एक्ट है पिट्स इंडिया एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, ये 3 साल के बाद ही लाया था, ठीक है। ये नाम क्यों आता है, उनके जो प्राइम मिनिस्टर थे, ठीक है, उनके नाम से विलियम पिट, ठीक है, तब के प्राइम मिनिस्टर थे विलियम पिट, उनसे नाम आता है ये पिट्स इंडिया एक्ट, ठीक है। ये क्या है, ये अगेन ये क्यों लाया था, जो 1773 के और 1781 के जो ड्रॉबैक्स थे, ठीक है, उसको कर्टेल करने के लिए और खत्म करने के लिए 1784 का ये लाया था, ठीक है। अभी इसमें क्या होता है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स COD और दूसरा है बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ये दो चीजें लाई गई इसमें, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोल। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स वर रिस्पॉन्सिबल फॉर कमर्शियल अफेयर्स, कमर्शियल मीन्स ट्रेड से रिलेटेड, जेवढं पण काही ट्रेड वगैरे असेल, ठीक आहे, व्यापार असेल, व्यापाराशी संबंधित जेवढं काही काम असेल ते कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स पाहणार। पुढचं बोर्ड ऑफ कंट्रोल,
याच्यामध्ये 6 मेंबर्स, याच्यामध्ये काय असणार 6 मेंबर्स, अँड दे विल लुक आफ्टर पॉलिटिकल अफेयर्स इन इंडिया. अभी इसमें क्या था 1773 में हमने देखा है कि सब किसके पास था, जीजीबी, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के पास था. अभी इसको क्या कर दिया, डिसेंट्रलाइज कर दिया, थोड़ा सा अलग कर दिया. ठीक है. अभी इसमें जितने भी ब्रिटिश पोजीशन थे, मतलब कंपनी के टेरिटरी पोजीशंस थे, ठीक है, वो इस एक्ट के अंडर आ जाएंगे. ठीक है, ये पिट्स इंडिया एक्ट के बारे में बताते हैं. ठीक है. अभी एग्जीक्यूटिव काउंसिल और जो प्रोविंशियल काउंसिल थे, ठीक है, उनमें जो 4 मेंबर थे, उनमें से वो घटा के 4 to 3 मेंबर्स कर दिए, यहाँ पे कम कर दिया, मतलब थोड़ा सा पावर जो है सेंट्रलाइज कर दिया था. ठीक है. अगला जो एक्ट है, एक्ट ऑफ 1786. एक्ट ऑफ 1786. ये क्या है? अभी उस टाइम के जो गवर्नर जनरल थे, लॉर्ड कॉर्नवालिस, उन्होंने बोल दिया कि जो गवर्नर जनरल के पास है दैट शुड बी एनलार्ज. तो उनकी पावर बढ़ाने के लिए उन्होंने क्या क्या इंसिस्ट किया, और इंसिस्ट करने के बाद उनकी पावर बढ़ाई गई. ठीक है. कुछ ये थे, मतलब मेजोरिटी किसकी रहेगी, पहले मेजोरिटी जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल था उनकी थी, लेकिन यहाँ पे मेजोरिटी किसकी होनी चाहिए, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की, गवर्नर जनरल की होनी चाहिए. इससे उनकी मांग थी, वो कर दिया गया इसमें. ठीक है. अभी इसकी वजह से क्या हुआ, वो जीजीबी तो रहे, गवर्नर जनरल तो बने, प्लस कमांडर इन चीफ भी बने. मतलब कमांडर इन चीफ मतलब क्या रहेगा, जितनी भी फौज रहेगी इस पे किसका हुक्म चलेगा, गवर्नर जनरल का हुक्म चलने वाला था. ठीक है. अभी 1786 की एक्ट की वजह से ये जो लॉर्ड कॉर्नवालिस है, ही बिकेम द फर्स्ट, ठीक है, हायर अथॉरिटी ऑफ ब्रिटिश इंडिया. ठीक है. ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स. ठीक है. देख रहे हो आप अभी कैसे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ कंट्रोल अलग अलग थे, लेकिन गवर्नर जनरल मतलब लॉर्ड कॉर्नवालिस ने क्या कर दिया, वो पावर अपने पास ले ली और वो उनके ऊपर जाके बैठे. ठीक है. यहाँ तक एक्ट ऑफ 1786. ठीक है. अगला आता है चार्टर एक्ट ऑफ 1793. चार्टर एक्ट ऑफ 1793. ठीक है. अभी इसके अंडर क्या था, इस हिसाब से हर 20 साल के बाद कंपनी विल रिन्यू, ठीक है, द एक्ट. मतलब इसके बाद 1813 में आएगा, 1833, वो आगे देखेंगे हम. ठीक है. यहाँ पे ये जो रेगुलेशन था, इट वॉज अप्लाइड टू द राइट्स, पर्सन्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ इंडियन पीपल. ठीक है. ये चार्टर एक्ट 1793 किसके बारे में बात करता है, राइट्स के बारे में, इंडियन पीपल के बारे में, टेरिटरी के बारे में बात करता है. ठीक है. मतलब दे विल कंट्रोल, और दिस एक्ट विल कंट्रोल पीपल, टेरिटरी एंड देयर राइट्स. ठीक है. विच आर रिसाइडिंग इन इंडियन टेरिटरी. ठीक है. इसके बारे में बात करते हैं. और दिस एक्ट लेड द फाउंडेशन ऑफ रिटन लॉज इन इंडिया. ठीक है. रिटन लॉज एंड रेगुलेशन ऑफ ब्रिटिश इंडिया. और यहाँ पे जो पर्सनल रूल होता था, ठीक है, जैसे इस्लाम में शरिया लॉ है, ठीक है, हिंदू में या अपने जो मेजर रिलीजन है उसमें अपना रिलीजियस लॉ होता था. यहाँ पे अभी अपने अपने हिसाब से जो लॉ होते थे रिलीजन के हिसाब से, जैसे मैंने पहली बार बोला था. ठीक है. अभी वो क्या करेंगे, वो रिटन लॉज रहेंगे. तो मतलब थेफ्ट के लिए कुछ अलग रहेगा,
किलिंग के लिए, मर्डर के लिए अलग रहेगा, ये लाया गया था। ठीक है, अभी जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे, ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे, बोर्ड ऑफ कंट्रोल था, ठीक है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे, सॉरी, बोर्ड ऑफ कंट्रोल था, उनकी जो आमदनी, मतलब उनकी जो फीस है, दैट विल बी पेड फ्रॉम इंडियन रेवेन्यू। ये चार्टर एक्ट 1793 में एक लाया गया था। ठीक है, ये लॉ उन्होंने डाल दिया था। अगला आता है चार्टर एक्ट ऑफ 1813। ये इंपॉर्टेंट है, चार्टर एक्ट ऑफ 1813। दिस एक्ट रिन्यूड द कंट्रोल और अथॉरिटी ऑफ ब्रिटिशर्स और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी फॉर मोर 20 ईयर्स। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, दे फिनिश मोनोपोली ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, मोनोपोली ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, इंडिया में के जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली थी, लेकिन एक्सेप्ट किसकी, उन्होंने चाय पे रख दी और चाइना की भी रखी, ट्रेड विथ चाइना। ये क्यों हुआ, जैसे हमने देखा है कि 1793 में चार्टर एक्ट आया था, पार्लियामेंट में क्या हुआ, बहुत सारे ऐसे ट्रेडर्स आए, उनकी मोनोपोली बढ़ने लगी। ठीक है, बहुत सारे ट्रेडर्स ने अपने जो जितने भी एमपी थे ब्रिटिश ईस्ट, मतलब ब्रिटिश पार्लियामेंट ने, उनको थोड़ा सा कन्विंस करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, और यहाँ पे प्रेशर बढ़ा पार्लियामेंट में प्रेशर बढ़ने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी की वजह हमें भी वहाँ पे किसका मौका मिलना चाहिए, ट्रेड करने का मौका मिलना चाहिए। मतलब उन्होंने ऐसा सिनेरियो बना दिया कि अगर हम भी ट्रेड करेंगे तो ब्रिटिशर्स का या इंग्लैंड का ट्रेड इंडिया के साथ और बढ़ेगा। ठीक है, इस हिसाब से उन्होंने क्या कर दिया, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली थी 1813 के चार्टर एक्ट में खत्म कर दी। सिर्फ दैट मोनोपोली वर रिमेन टू टी एंड ट्रेड विथ चाइना, सिर्फ इसके लिए ही वो मोनोपोली थी। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, क्रिश्चियन मिशनरी को, ठीक है, अपनी रिलीजियस एक्सपांशन के लिए उन्होंने क्या कर दिया, ऑर्डर दे दिया। मतलब यहाँ पे आप क्रिश्चियन मिशनरी आ सकते हो इंडिया में और क्रिश्चियनिटी का स्प्रेड कर सकते हो। ठीक है, दे कैन प्रोपोगेट देयर ओन रिलीजन एज क्रिश्चियनिटी। ठीक है, दे ऑल्सो बाय दिस एक्ट, जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम थी उस पे हम क्या कर सकते हैं, 1 लाख रुपीज, ठीक है, फॉर 1 ईयर, मतलब 1 साल के लिए 1 लाख रुपए उन्होंने इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। किस पे, एजुकेशन पे, इंडियंस के एजुकेशन पे। क्यों करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि अभी पता है 1773 में रेगुलेशन स्टार्ट हो गया, 1813 है अभी। ठीक है, 30-40 साल हो गए अभी। 40 साल के बाद अभी अगर वो एडमिनिस्ट्रेशन स्टार्ट कर रहे, एडमिनिस्ट्रेशन में उनके थोड़े ना ज़्यादा बंदे रहेंगे, यहाँ के ही बंदे उनको डिप्लॉय करने पड़ेंगे। ठीक है, तो उनको ऐसा चाहिए था कि यहाँ के जो बंदे रहेंगे थोड़ा सा उनका भी सीखे, वो इंग्लिश लाएंगे, इंग्लिश में बात करेंगे, क्योंकि लैंग्वेज वॉज अ बैरियर फॉर देम ऑल्सो, फॉर अस ऑल्सो एट दैट टाइम। तो उन्होंने दे इंट्रोड्यूस दिस एजुकेशन सिस्टम एट दैट टाइम। ठीक है, यहाँ तक आ रहा है समझ में। चार्टर एक्ट 1813, यही 2-3 किस्से, 2-3 मायने। उसके बाद जो आता है नेक्स्ट एक्ट, चार्टर एक्ट ऑफ 1833। ये इंपॉर्टेंट है, चार्टर एक्ट ऑफ 1833। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्यों है, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल GGB became GGI. GGI means Governor General of India. Who was that? Lord William Bentinck. ठीक है, फर्स्ट GGI लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ये क्वेश्चन पूछते हैं कभी कभार, ठीक है, पता होना चाहिए ये। ठीक है,
अभी 1833 जो आता है, यहाँ पे जितने भी लॉज या प्रोविजन बनाए जाते हैं इसके पहले, तो दे वर कॉल्ड एज रेगुलेशन, लेकिन इस एक्ट के बाद जितने भी रेगुलेशन बनाए गए दे वर कॉल्ड एज चार्टर एक्ट। ठीक है, ये पता होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी गवर्नर जनरल का जो काउंसिल था दैट वाज सेपरेटेड इन एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव फॉर्मेट। Legislative means they will make law and executive will take care that how that laws will be implemented। ठीक है, ये था लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव का पार। ठीक है, अभी ईस्ट इंडिया कंपनी वर reduced as एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिटिकल बॉडी। अभी धीरे धीरे उनका क्या एडमिनिस्ट्रेशन में एजुकेशन में उनका काम करना बंद कर दिया, कम कर दिया। ठीक है, धीरे धीरे ये स्टार्ट कर दिया। अभी ईस्ट इंडिया कंपनी ये सिर्फ कमर्शियल बॉडी बन के जब आई थी, ठीक है, अभी ये प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बन गई। क्या बन गई ये? एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी। देख रहे हो आप, 1813 में क्या होया? मोनोपोली खत्म कर दी, लेकिन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कुछ तो भी वजन रहेगा, वेट रहेगा पार्लियामेंट में, तो उन्होंने क्या कर दिया, ठीक है, कमर्शियल बॉडी बन के आए थे, आप एडमिनिस्ट्रेशन संभालो, आप भी थोड़ा सा ट्रेड करो और दूसरों को भी करने दो, लेकिन कौन रेगुलेट करेगा? ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, यहाँ पे 1833 में उनको क्या कर दिया, पूरा कमर्शलाइज जो थी 1600 में, तो यहाँ पे आते आते 1833 मतलब 200 साल के अंदर 200 साल के बाद, ठीक है, उनको क्या कर दिया, एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बना दिया। ठीक है, ये इसी टाइम पे फर्स्ट लॉ कमीशन सेट हुआ था। फर्स्ट लॉ कमीशन अंडर दिस चार्टर एक्ट, लॉ कमीशन वाज सेट अप। ठीक है, अंडर द चेयरमैनशिप लॉर्ड मैकॉले। लॉर्ड मैकॉले 1834, लॉर्ड मैकॉले, इनके अंडर लॉ कमीशन बनाया गया था। ठीक है, और ये कहीं पे भी मतलब ज़्यादा पता नहीं है, लेकिन यहाँ पे एंड कर दिया स्लेवरी का, एंड ऑफ स्लेवरी। ठीक है, तब तक तो ब्रिटिशर्स मतलब इंग्लैंड में स्लेवरी तो बंद हो चुकी थी, लेकिन इंडिया में भी स्लेवरी यहाँ पे इस चार्टर एक्ट की वजह से स्लेवरी एंड हो गई। मतलब अभी गुलाम कोई नहीं बनाएगा, गुलाम नहीं रहेंगे कोई भी। ठीक है, ये चार्टर एक्ट का फर्स्ट और लास्ट, ठीक है, ये था। और यहाँ पे उन्होंने चार्टर एक्ट 1833 में जो उनकी कमेटी हुआ करती थी, बॉडी होती थी, उन्होंने एक डिक्लेयर कर दिया था कि इंडियंस को भी यहाँ पे आईसीएस, जो हम आज की आईएएस इंडियन सिविल सर्विसेज बोलते हैं, आईसीएस, वो एग्जाम में लाया जाए। लेकिन यहाँ पे अपोज हुआ बाद में पार्लियामेंट में, उस कमेटी का या कमेटी में अपोज किया गया। उसकी वजह से चार्टर एक्ट ऑफ 1833 में यहाँ पे इंडियंस को आईसीएस बनने के लिए या आईएएस बनने के लिए मना कर दिया। पहले इसी टाइम पे उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था कि इंडियंस भी होने चाहिए एज आईएएस। ठीक है, हम अगले चार्टर एक्ट में देखेंगे क्या हुआ आगे। ठीक है, आया समझ में यहाँ तक? ओके, बढ़ते आगे। चार्टर एक्ट ऑफ 1853, चार्टर एक्ट ऑफ 1853, ये क्या था? जैसे मैंने बोला कि 1833 में यहाँ पे क्या कर दिया था, इंट्रोड्यूस कर दिया था कि इंडियंस भी होने चाहिए आईसीएस में। लेकिन यहाँ पे 1853 में फर्स्ट टाइम दैट आईसीएस एग्जाम वाज ओपन फॉर इंडियंस। ओपन कंपटीशन रहेगा, जैसे आज के समय पे यूपीएससी कंडक्ट करता है, ठीक है, वैसे आईसीएस रहेगी। लेकिन आईसीएस देने के लिए आपको लंदन जाना पड़ता था उस टाइम पे, ठीक है, इंग्लैंड में जाना पड़ता था। और ऐसे अपने फर्स्ट इंडियन आईसीएस कौन है, किसी को पता है?
टैगोर, विच टैगोर? सत्येंद्रनाथ टैगोर, सत्येंद्र नाथ टैगोर, ठीक है। और वो कब बने? 1864 में। 1864 में फर्स्ट जो आईसीएस थे, इंडियन आईसीएस, ठीक है। तो आप पता कर लो कि फर्स्ट आईसीएस कौन था इंडिया का, मतलब इंडियन सिविल सर्विस पास करने वाला कौन, मतलब वो ब्रिटिशर भी हो सकता है, मतलब ब्रिटिशर ही रहेगा, क्योंकि 1864 में सत्येंद्रनाथ टैगोर थे। सत्येंद्रनाथ टैगोर कहीं पे बोला जाता है कि रविंद्रनाथ टैगोर के बड़े भाई है, कोई बोलता है अंकल है, ठीक है। लेकिन हमें इतने डिटेल में जाना नहीं है, ठीक है। पता होना चाहिए कि सत्येंद्रनाथ टैगोर वाज द फर्स्ट आईसीएस, इंडियन आईसीएस, ठीक है। इंडियन आईसीएस मीन्स इंडियन सिविल सर्वेंट, ठीक है, ये पता होना चाहिए। 1853 में अभी होता क्या है? सेपरेशन ऑफ लॉज, मतलब अभी 1773 में क्या हो गया? सेंट्रलाइज हो गया। सेंट्रलाइज होने के बाद यहाँ तक 1853 में क्या होता है? आपका सेपरेशन ऑफ पावर। सेपरेशन ऑफ पावर मतलब क्या? यहाँ पे आपका एग्जीक्यूटिव अलग होगा और लेजिस्लेटिव अलग होगा, लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव अलग रहेगा। इसी टाइम पे पोर्टफोलियो सिस्टम लाया। पोर्टफोलियो सिस्टम मतलब क्या होता है? डिपार्टमेंट, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, होम अफेयर्स, डिफेंस मिनिस्ट्री, ठीक है। अभी जैसा होता है इंडियन रेलवेज, ठीक है, बाद में ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, वैसे ये पोर्टफोलियो तब लाए गए थे, ठीक है। अभी यहाँ पे फर्स्ट टाइम चार्टर एक्ट 1853 की वजह से फर्स्ट टाइम लोकल रिप्रेजेंटेशन भी लाया गया। लोकल रिप्रेजेंटेशन मतलब यही कि लोग क्या करेंगे? पार्टिसिपेट करेंगे एग्जीक्यूटिव काउंसिल में या लेजिस्लेटिव काउंसिल में। अभी यहाँ पे जो 4 मेंबर्स जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल में रहेंगे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के, इसमें वो कौन से प्रोविंसेस से रहेंगे? मद्रास, बॉम्बे, बंगाल एंड आगरा। मद्रास, बॉम्बे, बंगाल या आगरा, ये 4 प्रोविंसेस से आपके क्या रहेंगे? लोकल रिप्रेजेंटेटिव रहेंगे। ये लोकल रिप्रेजेंटेटिव कौन करेगा? वहाँ के जो गवर्नर्स रहेंगे, ठीक, वो क्या करेंगे? अपॉइंट करेंगे। यहाँ तक आता है आपका चार्टर एक्ट ऑफ 1853, ठीक है। यहाँ तक कुछ सवाल, कुछ समझ में नहीं आया? ओके, अभी बात करते हैं। हाँ, एक बताना भूल गया मैं कि जो आईसीएस जो लाया गया इंडिया में, ठीक है, इंडियन सिविल सर्विसेज, उसकी जो कमेटी के चेयरमैन थे वो अगेन लॉर्ड मैकॉले थे। लॉर्ड मैकॉले, वो कमेटी स्थापित की गई थी, एस्टेब्लिश की गई थी इन द ईयर ऑफ 1854। मैकॉले कमेटी, मैकॉले कमेटी, उन्होंने बोल दिया कि हाँ ओपन कंपटीशन होना चाहिए, क्योंकि यूपीएससी में ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि हाँ जो आईसीएस स्टार्ट हुई है इंडिया में बाय द एक्ट ऑफ चार्टर एक्ट ऑफ 1853, तो किसके कहने पे हो गई, किस कमेटी के कहने पे हो गई? तो लॉर्ड मैकॉले, ठीक है। अभी फर्स्ट फेज तो अपना यहाँ पे खत्म होता है, ठीक है। अभी चलते हैं दूसरे फेज की तरफ, 1858। लेकिन सबको पता होना चाहिए 1858 से भी पहले होता है रिवोल्ट ऑफ 1857, ठीक है। रिवोल्ट ऑफ 1857 क्यों हुआ था? ड्यू टू डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ठीक है। जो कुछ भी अलग अलग अनगिनत आपके रीजंस है वह हम हिस्ट्री में पढ़ेंगे, लेकिन पता होना चाहिए ये हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड जो पढ़ रहे हैं हम इंडियन पॉलिटी का, वो इंडियन हिस्ट्री में भी आता है, पॉलिटी में आता है, ठीक है। तो सबसे बेहतर है थोड़ा सा एडमिनिस्ट्रेटिव के हिसाब से अगर पढ़ना है तो हम पॉलिटी में पढ़ेंगे, ठीक है। अगला आता है 1858 का एक्ट, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858, ठीक है, ये आता है। अभी इसको बोल दिया, एक थोड़ा सा चॉकलेट दिला आपल्याला,
ठीक आहे. चॉकलेट काय दिलं, ऍक्ट फॉर द गुड गव्हर्नन्स, ऍक्ट फॉर द गुड गवर्नेंस या गुड गवर्नमेंट फॉर इंडिया और ऑफ इंडिया, ठीक है. और यहाँ पे बोला गया नो फर्दर एग्जीक्यूशन और इंक्लूड क्या बोल सकते हैं, नो फर्दर एक्वायरमेंट ऑफ एनी टेरिटरी विल बी डन, ठीक है. तो यहाँ से अभी हमने जो देखा था 1947 में बहुत सारे मोर देन नियर अबाउट 565 563 प्रिंसली स्टेट्स होते थे, ठीक है. तो इसी की वजह से वो रहे, अगर नहीं होते थे तो पता चल गया. अभी इससे क्या पता चला, 1857 के रिवॉल्ट से पता चल गया ब्रिटिशर्स को कि हाँ, नॉट टू इंडल्ज इन देयर रिलीजियस एक्टिविटी. मतलब क्रिश्चियन मिशनरी को थोड़ा वो तो चल रहा था, क्रिश्चियन मिशनरी को कर्टिकल दिया. बाद में जो 1829 में हम एबोलिशन ऑफ सती किया था, बाकी का 1856 में विडो रीमैरिज एक्ट किया था, वो अभी यहाँ पे ब्रिटिशर्स का देखो आप, 1858 के बाद ब्रिटिशर्स ने ज्यादा एक्टिवली पार्टिसिपेशन नहीं लिया है सोशल रिफॉर्म, ठीक है, सोशल रिलीजियस रिफॉर्म में एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं लिया है उसके बाद में. तो उन्होंने बोल दिया, तो मतलब ठान लिया कि हम थोड़ा सा क्या करेंगे, अभी रिलीजन को हाथ न डालेंगे उनके, और टेरिटरी एक्वायर नहीं करेंगे. ये सब कुछ हुआ टेरिटरी एक्वायर करने की वजह से, रिलीजन में हाथ डालने की वजह से हम नहीं करेंगे अभी. और जो उन्होंने देखा कि हाँ किसकी मेजोरिटी है, मतलब ज़्यादा रिवॉल्ट जो मुस्लिम लीडर्स थे उनके अंडर हो गया, तो थोड़ा सा डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी यहाँ पे स्टार्ट कर दी, ठीक है. 1858 में अभी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जीजीआई बिकेम वाइसरॉय. अभी ऐसे पहले वाइसरॉय कौन थे, लॉर्ड कैनिंग. ही वॉज द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एंड फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया, ठीक है. अभी एक नई सिस्टम लाई गई, नया ऑफिस खोला गया, दैट इज सेक्रेटरी ऑफ स्टेट. सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वो कौन रहेगा, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ये कंप्लीट ऑथोरिटी रहेगी इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन संभालने के लिए. वो एमपी रहेंगे, ब्रिटिश पार्लियामेंट का कोई एमपी रहेगा, ठीक है, सेक्रेटरी. और उनकी जो पेमेंट रहेगी वो किसके ट्रेजरी से जाएगी, हमारी ट्रेजरी, इंडियन रेवेन्यू से उनकी सैलरी चली जाएगी. यहाँ पे 1858 में इट एंडेड द डबल गवर्नमेंट सिस्टम, एंडेड द डबल गवर्नमेंट सिस्टम, ड्यूअल गवर्नमेंट, ठीक है. ड्यूअल गवर्नमेंट कैसे था, ड्यूअल गवर्नमेंट सिस्टम कैसे था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या बोर्ड ऑफ कंट्रोल था, सॉरी बोर्ड ऑफ कंट्रोल था एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, इनको अबॉलिश कर दिया, ठीक है, देवर कैंसल्ड आउट. 1858 में इनको क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया, और सेक्रेटरी रहेंगे, ठीक है. अभी 15 मेंबर्स की काउंसिल बनाई गई, 15 मेंबर्स की काउंसिल बनाई गई. दे वर असिस्ट होम सेक्रेटरी, 15 members will assist secretary to look after the work, ठीक है, इन इंडिया. और ये जो बॉडी थी दैट वाज एडवाइजरी बॉडी. क्या थी, एडवाइजरी, मतलब इनका एडवाइस कंपल्सरी नहीं होता था, किनको, वाइसरॉय को, ठीक है. अभी थोड़ा सा ये जो 1858 का एक्ट था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, ये थोड़ा सा इम्प्रोवाइजेशन की तरफ था. ये का किसका इम्प्रोवाइजेशन, एडमिनिस्ट्रेशन का. एडमिनिस्ट्रेशन सुधारने के लिए उन्होंने क्या कर दिया, इस पर जोर डाला. 1858 में बहुत सारे उन्होंने चेंजेस किए, ठीक है. और उन्होंने ये तय किया कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर चल रहा था 1857 के पहले, अभी दैट विल बी डायरेक्टली कंट्रोल बाय इंग्लैंड, ठीक है, ब्रिटिश पार्लियामेंट, मतलब इन द नेम ऑफ हिज और हर मैजेस्टी, ये इनके नाम पर, मतलब क्वीन के नाम पे या किंग के नाम पे अभी जो कुछ भी डिसीजन लिए जाएंगे उनके नाम पे लिए जाएंगे. मतलब दैट्स टेरिटरी इन इंडिया, मतलब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जितनी भी टेरिटरी ली थी वो किससे क्या बोला गया बाद में, ब्रिटिश पोजेशंस इन इंडिया,
ब्रिटिश पोजेशंस इन इंडिया और ब्रिटिश टेरिटरी इन इंडिया। ठीक है, याद आता है। अभी इसके बाद आता है इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 ये तुरंत क्यों लाया गया? इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। ठीक है, अभी यहां पे क्या किया गया? इंडियंस वर इंक्लूडेड इन लॉ मेकिंग प्रोसेस। अभी यहां पे इंक्लूजन करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ये लैंडमार्क रहेगा, क्योंकि यहाँ पे इंडियंस का भी आना स्टार्ट होगा। इंडियंस वर इंक्लूडेड इन लॉ मेकिंग प्रोसेस। ठीक है, अभी लॉर्ड कैनिंग जो थे, उनके जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थे, इनमें 3 इंडियंस को बुलाया गया लॉ मेकिंग प्रोसेस में। वो कौन थे? राजा ऑफ बनारस, राजा ऑफ बनारस मतलब अगले सेकंड जो थे सर दिनकर राव, सर दिनकर राव, और थर्ड थे महाराजा पटियाला। मतलब क्या किया? अभी इन्होंने कुशन बनाना स्टार्ट कर दिया। कुशन मतलब अगर कोई इंडियन भी रिवोल्ट करेंगे तो इनको आगे करना है, मतलब दे विल प्ले सेफ्टी हैंड। ठीक है, सेफ्टी वॉल की तरह काम करेंगे। ठीक है, और क्या, थोड़ा सा जो इंडियन पीपल रहेंगे, ठीक है, जो अपोज कर रहे हैं इस चीज को, ठीक है, उनको समझाने का काम ये 3 लोग करेंगे, या बोलेंगे नहीं यार आपको भी लिया है, टेंशन मतलब आपके लिए कर रहे। गुड गवर्नमेंट, वी आर वर्किंग टुवर्ड्स गुड गवर्नमेंट, दैट्स व्हाई डोंट वरी, बी हैप्पी। और सहते जाओ जो कुछ भी चल रहा है तो। ठीक है, वो चालू कर दिया। हाँ, अभी यहाँ पे इट इनिशिएटेड decentralization. It initiated decentralization of powers. ठीक है, decentralization initiated decentralization of powers। कैसे क्या हो गया? बॉम्बे एंड मद्रास को उनका लेजिस्लेटिव पावर वापस दे दिया। मतलब लॉ मेकिंग प्रोसेस, इनको फिर से खुद का लॉ बनाने की अनुमति दी गई। लॉ मेकिंग प्रोसेस में वो खुद क्या करेंगे? खुद को इन्वॉल्व करेंगे और खुद के हिसाब से वो क्या करेंगे? लॉ मॉडिफाई करेंगे, लॉ ऑफ द लैंड। ठीक है, अभी देख सकते हैं ये जो क्लाइमैक्स पे, मतलब सेंट्रलाइजेशन 1773 में स्टार्ट हो गया, 1833 में वो क्लाइमैक्स पे पहुंच गया। बाद में 1833 के बाद क्या होता है? डिसेंट्रलाइजेशन होना स्टार्ट होता है। ठीक है, जैसे हमारे पास है सेंटर में गवर्नमेंट है, स्टेट में, और लोकल गवर्नमेंट है, ग्राम पंचायत हम बोलते हैं। ठीक है, वो 73 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट की वजह से हमने लाया है वो। ठीक है, अभी इससे क्या हुआ? एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू प्रोविंसेस, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू प्रोविंसेस। कौन से प्रोविंसेस थे? नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, NWFP, NWFP। ठीक है, 1862 1862 पंजाब, बंगाल, सॉरी गलत हो गया, बंगाल का ईयर जो है 1862। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस जो था वो 1866 है, 1866। और जो पंजाब है वो 1897। पंजाब जो है 1897। और
इसकी वजह से ये रूल के अंडर से, ठीक है, पोर्टफोलियो सिस्टम, मैंने गलती से बोल दिया था शायद 1853 या 1858 में पोर्टफोलियो सिस्टम लाई थी, तो गलत है, तो उसको सुधारो थोड़ा सा। पोर्टफोलियो सिस्टम यहाँ पे उन्होंने इंट्रोड्यूस कर दी, पोर्टफोलियो सिस्टम, ठीक है, मतलब कॉन्सेस को अलग अलग डिपार्टमेंट दिया जाएगा, वो अलग अलग डिपार्टमेंट अलग अलग काम देखेगा, ठीक है। अभी इसमें क्या हुआ, जितने भी मतलब वॉइसरॉय जो रहेगा, जब वक्त आया तो ही गॉट पावर टू प्रोनाउंस ऑर्डिनेंस, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर उनको मिल गई, मतलब कोई भी काउंसिल को बिना पूछे या पार्लियामेंट या किसी को भी लेजिस्लेशन को पूछे, एग्जीक्यूटिव को बिना पूछे, अपने हिसाब से वो क्या करेंगे, ऑर्डिनेंस ला सकते हैं। ऑर्डिनेंस मतलब क्या, अभी भी वो गवर्नर और प्रेसिडेंट के हाथ में होता है। व्हेन अभी पार्लियामेंट, मतलब पार्लियामेंट के दो हाउसेस है, लोकसभा और राज्यसभा, व्हेन दे आर नॉट इन सेशन, तब अगर किसी को लगता है, प्रेसिडेंट को लगता है कि कुछ लॉ लाना है, तो he passes the law, president passes the law, that law is called as ordinance, ठीक है, ऑर्डिनेंस। और इसकी जो वैलिडिटी थी उस टाइम पे 6 मंथ, अभी भी वही है, मतलब ऑर्डिनेंस निकालो 6 महीने तक रहेगा, जब पार्लियामेंट सेशन में आएगा लोकसभा और राज्यसभा, उसमें आप वो पास करो, अगर वो पार्लियामेंट वगैरह मानते, मतलब लोकसभा राज्यसभा मानते कि हाँ ये ठीक था जो लाया था, तो ठीक है, काम करेगा वो 6 महीने तक, बाद में वो कोलैप्स हो जाएगा, ठीक है, इस हिसाब से। अगला 1861 के बाद जो आता है इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। अभी it increased the number of additional non-official members in central and provincial legislative council, मतलब सेंट्रल मतलब जो वाइसरॉय के अंडर था, प्रोविंसेस मतलब जो बॉम्बे, मद्रास हमने देखा, आगरा, NWFP, उनके भी कुछ रीजन रहेंगे, मतलब उनके काउंसिल मेंबर्स रहेंगे, ठीक है, उनके वो काउंसिल मेंबर्स की संख्या, नंबर्स बढ़ाए गए, प्रोविंसेस में भी और सेंट्रल में भी, मतलब अभी एंगलार्जमेंट थोड़ा सा बढ़ा रहे हो, ठीक है, दायरा बढ़ा रहे हो, ठीक है। अभी यहाँ पे 1892 में क्या, पहले क्या था, नॉन मेजोरिटी थी, यहाँ पे क्या हो गया, पावर ऑफ डिस्कशन, पावर ऑफ डिस्कशन दिया गया, डिस्कशन कर सकते हो आप, अगर हमने कुछ लाया है, मतलब वाइसरॉय ने कुछ लाया है, तो उस पर डिस्कशन कर सकते हैं इंडियंस या नॉन ऑफिशियल मेंबर्स, उस पर काम कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, बजट जो लाते थे, बजट पे डिस्कशन करना, हाँ, वोट देना अभी भी उनके हाथ में नहीं था, ठीक है। अभी सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल जो था, ठीक है, उसमें वाइसरॉय के रिकमेंडेशन पे प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में और बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स में, ठीक है, सम नॉन ऑफिशियल मेंबर्स ऐड किए गए, ठीक है, नॉन ऑफिशियल मेंबर्स मतलब अगर वो भी रहेंगे काउंसिल मेंबर्स में, लेकिन वोट करने का उनको अधिकार नहीं रहेगा, उनकी मेजॉरिटी नहीं रहेगी, उनकी वोट डालने की उनके पास क्षमता नहीं रहेगी, ठीक है, वो ऐसा बनाया गया, ठीक है। क्यों बनाया गया, क्योंकि उनको प्रूव करना था कि अभी भी फेवर में नहीं थे कि इनके पास उतनी पावर दी जाए, ठीक है। इसके बाद जो आता है, ठीक है, ये जो एक्ट है, एक्ट में क्या होता है, इस एक्ट में लिमिटेड एंड इनडायरेक्ट प्रोविजन कहाँ का, किसका, इलेक्शन का, ठीक है, इलेक्शन का लिमिटेड और इनडायरेक्ट प्रोविजन, ठीक है, जो नॉन ऑफिशियल सीट्स हुआ करती थी उनका इनडायरेक्ट और लिमिटेड इलेक्शन किया जाएगा, ठीक है। लेकिन उस टाइम के कॉन्स्टिट्यूशन में, मतलब उस टाइम के एक्ट में 1892 में इलेक्शन ये वर्ड उन्होंने कुछ मेंशन नहीं किया था,
इसके बाद जो इम्पोर्टेंट एक्ट आता है 1909, इंडियन एक्ट ऑफ 1909, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। 1909 और 1919 ये इम्पोर्टेंट है, ये पूछा जाता है ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909, it is also called as Morley-Minto reform. It is also called as Morley-Minto reform. क्यों Morley-Minto reform क्यों बोला जाता है? Lord Morley was Secretary of State and Minto was Viceroy of India. ठीक है, Morley-Minto reform. Morley-Minto reform. मेन फीचर्स क्या थे? ठीक है, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल वैसे के वैसे रहा, दैट रिमेन एज इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, मतलब अभी भी वो किसके हाथ में है? ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंडर रहेगा, ठीक है। अभी जो काउंसिल था, ठीक है, जो लेजिस्लेटिव काउंसिल का जो नंबर था 16 के आसपास, 16, इट वाज इंक्रीज टू 60। लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो मेंबर्स थे वो 16 से उन्होंने 60 कर दिए, ठीक है। और यहाँ पे सेपरेट इलेक्टोरेट लाया गया मुस्लिम लोगों के लिए, ठीक है। सेपरेट इलेक्टोरेट was introduced for मुस्लिम, क्योंकि क्या उनको कम्युनल रिप्रेजेंटेशन देना था, ठीक है। और इसी वजह से ये एक्ट को या लॉर्ड मिंटो को, ठीक है, फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हु इज कॉल्ड एज फादर ऑफ इलेक्टोरल, मतलब कम्युनल इलेक्टोरेट, ठीक है, ऐसा पूछता है क्वेश्चन, ठीक है। अभी ये लेजिस्लेटिव काउंसिल के जितने भी मेंबर्स थे उनको क्या अलाउड किया था? डिस्कशन करना अलाउड था, ठीक है। सजेशन, अमेंडमेंट मतलब सुधारना, जो कुछ भी करने वो अलाउड था, ठीक है। अभी यहाँ पे उनको वोट देने का भी अधिकार मिल गया। क्या हो गया? वोट का भी, मतलब डिस्कशन भी करो, डिस्कस करो, आप डिस्कस करो, ठीक है, बाद में वोट कर सकते हो उस पर, ठीक है। सजेशन भी दे सकते हैं, अमेंडमेंट भी कर सकते हैं, मतलब ये थोड़ा सा इंक्लूड कर दिया। लेकिन याद रखो यहाँ पे मेजोरिटी किसकी है? फिर भी वाइसरॉय। किसकी रहेगी मेजोरिटी? वाइसरॉय की रहेगी, ठीक है। कुछ ऐसे पोर्टफोलियो थे या कुछ ऐसे टॉपिक्स थे जहाँ पे उनको नॉन मेजोरिटी रखी गई, ठीक है। हाँ, बजट में बोल सकते हो, हाँ इतना पैसा दो, ये कर दो, डिफेंस के मामले में या होम अफेयर्स के बारे में हम कुछ नहीं देंगे, ठीक है। अभी फर्स्ट टाइम इन इंडिया इलेक्शन वर इंट्रोड्यूस, ठीक है, इसी वजह से, ठीक है, इलेक्शन इन इंडिया वर इंट्रोड्यूस। लेकिन इस टाइम पे जो इलेक्शन हुआ करते थे वो कौन थे? जो टैक्स पेयर्स थे उस टाइम पे, या जो करीबी लोग हुआ करते थे ब्रिटिशर्स के, वो इलेक्शन में वोट दे सकते थे, ठीक है। और ये टाइम था जहाँ पे इंडियंस को अलाउ कर दिया, एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ वाइसरॉय जो था उनमें इंडियंस को भी अलाउ कर दिया, ठीक है, वर देवर इंक्लूडेड, ठीक है। और ऐसे जो इंडियंस थे वो कौन थे? किसी को पता है ऐसा कौन इंडियन था उनको पहली बार ये एग्जीक्यूटिव काउंसिल में वाइसरॉय की जगह मिली? दैट इज सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा became the first Indian to join Viceroy's Executive Council and he was appointed as law member. Satyendra Prasad Sinha was first Indian to join Viceroy's Executive Council. There.
यहाँ पे सेपरेट रिप्रेजेंटेशन भी दिया गया, कॉरपोरेट्स, बाद में यूनिवर्सिटीज, जमींदार, ठीक है, चेंबर ऑफ कॉमर्स वगैरह वो भी एस्टेब्लिश किया गया, ठीक है। तो रिप्रेझेंटेशन भी दिया गया. अभी जैसा अभी होतं ना साखर कारखान्याचे त्यांचे इलेक्शन असतात किंवा आपलं तुमचं हे जे असतात शिक्षक मतदारसंघ वगैरे या लेवलचे पण जसं असतं तसं जमीनदार त्या काळचे मोठे मोठे माणसं त्यांना काय इलेक्शनसाठी त्यांना नॉमिनेशन देता येऊ लागलं. ठीक आहे. अभी नेक्स्ट एक्ट आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919. अभी ये जो है इस एक्ट को हम बोलेंगे उससे भी बुरा. क्यों? यहाँ पे सेपरेट इलेक्टोरेट लाए थे 1909 में, लेकिन यहाँ पे सेपरेट इलेक्टोरेट वर एक्सटेंडेड. बात करते हैं उसके बारे में. इंडियन काउंसिल एक्ट, Indian Council Act 1919, and this is also called as Montego-Chelmsford Reform. Montego-Chelmsford Reform क्यों बोला जाता है? Montego जो थे वो द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंड चेम्सफोर्ड वर द वाइसरॉय ऑफ इंडिया. ठीक है. यहाँ पे क्या कर दिया उन्होंने, जो कंट्रोल था सेंटर का प्रोविंसेस पे, इट वाज रिलैक्स. ठीक है. कंट्रोल ओवर प्रोविंसेस वर रिलैक्स्ड. मतलब अपने अपने हिसाब से काम करो. हम यहाँ पे अभी देखेंगे नहीं, आप अपने हिसाब से जो हमने तय किया है उस हिसाब से आप काम करोगे. ठीक है. अभी यहाँ पे डायरकी सिस्टम इंट्रोड्यूस की गई. ठीक है. दिस एक्ट इंट्रोड्यूस डायरकी सिस्टम. अभी डायआर्क वही है, ग्रीक वर्ड है. ठीक है. डाय मतलब डबल, आर्क मतलब टू रूल. ठीक है. जैसे हम रूट वर्ड्स में पढ़ते हैं. ठीक है. ये डायरकी लाई कहाँ पे? प्रोविंसेस में. डायरकी इन प्रोविंसेस. अभी आपको कंफ्यूज करेंगे यूपीएससी वाले कि डायरकी वाज इंट्रोड्यूस इन प्रोविंसेस बाय विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स. तो प्रोविंसेस में डायरकी जो लाने की वजह थी, ठीक है, वो कौन सी थी? 1919 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट. ठीक है. यहाँ पे प्रोविंसेस जो सब्जेक्ट थे उनको दो अलग अलग कैटेगरी में डाला गया. वन इज ट्रांसफर्ड एंड अनदर वन इज रिजर्व सब्जेक्ट. ट्रांसफर्ड एंड रिजर्व्ड सब्जेक्ट. ट्रांसफर्ड एंड रिजर्व सब्जेक्ट. ट्रांसफर सब्जेक्ट जो थे वो डायरेक्टली हैंडल्ड बाय गवर्नर. गवर्नर मतलब आज के जो स्टेट के सीएम है, ठीक है, तब के वो स्टेट के गवर्नर या प्रोविंसेस के गवर्नर रहेंगे. वो क्या करेंगे? एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे. ठीक है. ये ट्रांसफर जो है वो किसके पास है? लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो मेंबर्स रहेंगे गवर्नर के ऊपर, गवर्नर के नीचे, उनके हिसाब से करेंगे. और रिजर्व सब्जेक्ट जो थे, ठीक है, वो गवर्नर और एग्जीक्यूटिव काउंसिल ही करेंगे, लेकिन वो किसके हिसाब से? विदाउट फॉरवर्डिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स लेजिस्लेचर. लेजिस्लेचर को बिना हाथ लगाए वो अपना काम करेंगे. यहाँ पे भी कौन करना है? गवर्नर और एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, लेकिन यहाँ पे लेजिस्लेचर भी इंक्लूड है. रिजर्व सब्जेक्ट में सिर्फ एग्जीक्यूटिव काउंसिल और गवर्नर है. आ रहा है समझ में थोड़ा सा? ठीक है. समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? आया नहीं समझ में आया? ठीक है. यहाँ पे देखो ट्रांसफर सब्जेक्ट में गवर्नर का एग्जीक्यूटिव काउंसिल है. एग्जीक्यूटिव मतलब काम करने वाला. ठीक है. अभी हमने पहले देखा था लेजिस्लेटिव है. वो लेजिस्लेटिव बॉडी क्या है? लॉ मेकिंग बॉडी. और एग्जीक्यूटिव क्या है? लॉ इम्प्लीमेंटिंग बॉडी. यहाँ पे ट्रांसफर सब्जेक्ट में क्या करेंगे? लॉ की भी बॉडी है, एग्जीक्यूटिव भी बॉडी है और गवर्नर भी है. रिजर्व में क्या है? एग्जीक्यूटिव बॉडी और सिर्फ गवर्नर है, मतलब वाइसरॉय है, मतलब सॉरी गवर्नर है, वाइसरॉय नहीं. ये प्रोविंसेस में चल रहा है ना. आ रहा है समझ में? अभी सिर्फ यहाँ पे एक बॉडी काम नहीं करेगी. ठीक है. ठीक है, चलेगा.
अभी यहाँ पे दिस एक्ट सेट द डिवोल्यूशन रूल्स, ठीक है, मतलब जो एडमिनिस्ट्रेशन था सेंट्रल और प्रोविंशियल फॉर्मेट में कैटेगरी में वो क्या कर दिया था, डिस्ट्रीब्यूट किया गया था। सेंट्रल कैटेगरी में क्या आएगा सेंट्रल में, जैसे रेलवेज है, आज के समय पर रेलवे किसके अंडर है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर है। डिफेंस भी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर है। जैसे यहाँ पे स्टेट के अंडर पुलिस, ये स्टेट सब्जेक्ट है, ठीक है, वैसे भी कुछ सब्जेक्ट कैटेगरी उस टाइम पे उन्होंने डाल दी, ठीक है। इसी टाइम पे अपना अपर हाउस और लोअर हाउस बना, ठीक है, मतलब अपर हाउस काउंसिल ऑफ स्टेट, लोअर हाउस लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। ऐसे कौन से स्टेट है अभी इंडिया में कि जिनके पास लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है और लेजिस्लेटिव असेंबली भी है, मतलब विधानसभा एंड विधान परिषद। बुक एटीएम, बिहार, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, ठीक है। ये 6 जो स्टेट्स है आज के समय पे, तो इनके पास लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है और लेजिस्लेटिव असेंबली भी है, एलसी एंड एलए, ठीक है, ये दोनों भी है, ठीक है। उड़ीसा का चल रहा है अभी, आएगी, ठीक है, अभी तक नहीं फाइनल हुआ वो। बुक एटीएम मतलब बिहार, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र, ये 6 स्टेट्स के पास ये क्या है, विधानसभा भी है, विधान परिषद। विधानसभा अभी कुछ 20 तारीख को अपने इलेक्शन हुए थे, वही विधानसभा, ठीक है। विधान परिषद जहां से अपने उद्धव बाला साहब ठाकरे उबाठा, ठीक है, वो चुन के आए थे विधान परिषद से, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि अगर कोई सीएम अगर चुन के नहीं आया विधानसभा से तो 6 महीने के अंदर, ठीक है, उनको क्या होता है, विधान परिषद से मतलब लेजिस्लेटिव काउंसिल के भीतर से उनको चुन के आना पड़ता है, देन ही विल बी एलिजिबल टू बिकम सीएम, ठीक है, जैसे अपने उद्धव बाला साहब ठाकरे के साथ हुआ था, ठीक है। अभी यहाँ पे हमने देखा था 1909 में कि सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, ठीक है, वो एक थे। अभी यहाँ पे एग्जीक्यूटिव काउंसिल मतलब जो वायसरॉय का एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, यहाँ पे इंडियंस की जो संख्या थी 1 से 3 हो गई यहाँ पे, ठीक है। और कमांडर इन चीफ छोड़ के मतलब एग्जीक्यूटिव काउंसिल मतलब वायसरॉय को छोड़ के 3 जन रहेंगे, ठीक है। फर्स्ट टाइम 1919 में डायरेक्ट इलेक्शन लिए गए, ठीक है। 1909 में हमने पहले क्या सुना, लिमिटेड है और इनडायरेक्ट इलेक्शन हुआ, ठीक है। यहाँ पे भी क्या है, फर्स्ट टाइम डायरेक्ट इलेक्शन हुए, ठीक है। और इंडियंस को भी लेबर डिपार्टमेंट, लॉ डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट, इंडस्ट्री डिपार्टमेंट दिया गया 1919 में। देखो अभी वो बोले ना गुड गवर्नमेंट, हम भी आपको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। ये देते देते उन्होंने क्या कर दिया, कम्युनल रिप्रेजेंटेशन वाज एक्सटेंडेड, कम्युनल रिप्रेजेंटेशन was extended, communal representation was extended। अभी इसी में होता ऐसा है कि इट मेड द प्रोविजन टू मेक पब्लिक सर्विस कमीशन जो यूपीएससी की बात करते हैं, ठीक है, जो स्टेट पीएससी की बात करते हैं, एमपीएससी, ठीक है, उसकी बात करते हैं, ठीक है। वो क्या है, कब आया, 1926 में। 1926 में पीएससी एस्टेब्लिश करने की प्रोविजन, ठीक है, इसके अंडर आया। और इसी के वजह से साइमन कमीशन आया था। क्या हुआ था कि जब ये इंडियन काउंसिल एक्ट बना तो बोला ऐसा गया था कि 10 साल के भीतर एक कमीशन मतलब एक कमेटी बनाई जाएगी या बनेगी जो रिव्यू करेगी जो काम चालू है, जो एग्जीक्यूशन चालू है वो ठीक चल रहा है नहीं चल रहा है। लेकिन हुआ ऐसा था कि जो नेक्स्ट इलेक्शन होने वाले थे इंग्लैंड में, जो प्रेजेंट उनकी जो पार्टी थी उनको लगा हम शायद हमारा पत्ता कट जाएगा, जैसे
डोनाल्ड ट्रम्प जीत गया, कमला हैरिस हार गई, तो उन्होंने क्या किया, जल्दबाजी में जल्दी जल्दी कमीशन को संगठित किया, कमीशन बनाया गया. दैट कमीशन वाज कॉल्ड एज साइमन कमीशन. साइमन कमीशन ये तो वक्त से पहले था, 1927 में, ठीक है, 1927 में बना. उन्होंने रिव्यू किया. बाद में दूसरी वजह क्या थी, एक भी इंडियन नहीं था, ठीक है, उसी की वजह से नारा लगा साइमन गो बैक. ठीक है, ये पता होना चाहिए. और साइमन कमीशन की जो रिपोर्ट आई, ठीक है, उन्होंने रिपोर्ट सबमिट की नियर अबाउट 1-2 साल बाद 1930 के अराउंड. और उसी की वजह से अगला एक्ट आता है, दैट इज कॉल्ड एक्ट ऑफ 1935, इंडियन एक्ट ऑफ 1935. ठीक है, ये पता होना चाहिए साइमन कमीशन. ठीक है, अभी इसी को साइमन कमीशन को व्हाइट पेपर ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स भी बोला जाता है. ठीक है, और इट लेड द फाउंडेशन ऑफ इंडियन एक्ट ऑफ 1935 एंड इंडियन 1935 एक्ट इज ऑल्सो कॉल्ड एज मिनी कॉन्स्टिट्यूशन. मिनी कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बोला जाता है, लेकिन उसके जो प्रोविजंस है नियर अबाउट 270 के अराउंड प्रोविजंस है 1935 के, वो हमारे आज के कॉन्स्टिट्यूशन में है. ठीक है, रब करूं. ओके, इंडियन एक्ट ऑफ 1935. इंडियन एक्ट ऑफ 1935 क्या, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935. ठीक है, इसके फीचर्स क्या थे, ठीक है, इसके फीचर्स क्या थे. इससे भी पहले हम देखते 1928 में नेहरू रिपोर्ट आई थी. 1928 में नेहरू रिपोर्ट आई थी. ये नेहरू रिपोर्ट क्या बोलते हैं, ये नेहरू रिपोर्ट जो है वो किसने लाई थी, किन्ने किन्ने लाई थी, मोतीलाल नेहरू. नेहरू रिपोर्ट 1928 में मोतीलाल नेहरू, इन्होंने एक रिपोर्ट बनाई. ये रिपोर्ट क्या थी, ठीक है, यहाँ पे बिल ऑफ राइट्स होना चाहिए. ठीक है, अभी जो पावर ऑफ गवर्नमेंट है, ठीक है, जो अथॉरिटी रहेगी, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव काउंसिल, ठीक है, जुडिशियल, ये ऐसे 3 अपने कॉलम होने चाहिए उन्होंने बोला. ठीक है, बाद में कि स्टेट का कोई रिलीजन नहीं होना चाहिए. जैसे हम बोलते हैं कि इंडिया इज सेक्युलर कंट्री, ठीक है, जैसे हम पाकिस्तान के बारे में करते हैं, दैट इज इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है. ठीक है, सऊदी अरेबिया है, बाकी के, मतलब सऊदी अरेबिया तो डेमोक्रेसी नहीं है, लेकिन इट इज रूल्ड बाय किंग, ठीक है, प्रिंस. ठीक है, तो मोतीलाल नेहरू कुछ ऐसे ये थे सजेशन थे नेहरू रिपोर्ट में. ठीक है, अभी यहाँ पे उन्होंने क्या कर दिया, डोमिनियन स्टेटस की मांग की थी. नेहरू रिपोर्ट में क्या कर दिया, डोमिनियन स्टेटस. डोमिनियन स्टेटस मतलब क्या, हम अपना रूल करेंगे, लेकिन वी एक्सेप्ट द सॉवरेनिटी या सॉवरेनिटी ऑफ ब्रिटिश क्वीन और ब्रिटिश किंग. डोमिनियन स्टेटस की यहाँ पे मांग की थी. और अगेन वो 1929 में भी 1930 के अराउंड डोमिनियन स्टेटस की मांग होती है. 1930 में कब, 26 जनवरी 1930 डोमिनियन स्टेटस की मांग कर रहे थे. ठीक है, और उसी की वजह से हमने क्या कर दिया, 26 जनवरी वी सेलिब्रेट एज रिपब्लिक डे. इंडिपेंडेंस डे इज 15 अगस्त. तेव्हा इंडिपेंडन्स डे म्हणून साजरा हाँ, वो पूर्ण स्वराज दिवस, वो तब मनाया गया था 1930 में, पूर्ण स्वराज दिन. ठीक है, चलता है. अभी जो गवर्नमेंट इंडिया एक्ट था, ये क्या था, अभी इसमें क्या क्या प्रोविजंस थे, प्रावधान क्या थे. एबोलिशन ऑफ इंडियन काउंसिल इन इंग्लैंड. ठीक है, एबोलिशन ऑफ इंडियन काउंसिल इन इंग्लैंड. ठीक है, मतलब वो एडवाइजरी टीम हुआ करती थी सेक्रेटरी की, वहां पे, कहाँ पे, ब्रिटिश पार्लियामेंट में. ठीक है, एबोलिशन ऑफ डायरकी इन प्रोविंसेस. एबोलिशन ऑफ डायरकी इन प्रोविंसेस.
अभी देखो एक क्वेश्चन बनता है कि पूछेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ डायरेक्ट इन प्रोविंसेस डन बाय 1919 एक्ट, लेकिन एबोलिश कहाँ पे कर दिया? 1935 एक्ट। ठीक है, किसकी वजह से? साइमन कमीशन, उनके कुछ रिपोर्ट थे उसके हिसाब से। यहाँ पे उन्होंने क्या कर दिया? एक्सपेंशन ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन कर दिया। जैसे 1909 में एक था हिंदू मुस्लिम, बाद में हिंदू मुस्लिम करने के बाद उन्होंने थोड़ा सा जमींदार को भी दिया, बाद में इंडस्ट्रीज को भी दिया, ठीक है, एक्सटेंड कर दिया। ठीक है, अभी ये कम्युनल रिप्रेजेंटेशन कैसे बढ़ा दिया उन्होंने? वुमेन्स को भी दे दिया, वर्किंग क्लास को भी दे दिया। ठीक है, बायकैमरल सिस्टम was introduced in 6 out of 11 states। मतलब बायकैमरल, जैसे हमने बुक एटीएम देखा था, ठीक है, बायकैमरल। उस टाइम पे ऐसे कौन से 6 स्टेट्स थे जिनमें ये बायकैमरल लेजिस्लेशन था? ठीक है, आज भी 6 स्टेट है बुक एटीएम। वैसे उस टाइम पे बंगाल, बॉम्बे, ठीक है, ये पूछ सकते अगर पूछा तो, मद्रास, बिहार, आसाम एंड यूपी। यूपी मीन्स यूनाइटेड प्रोविंस। ठीक है, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, क्यों? करेंसी कंट्रोल करने के लिए। 1934, 1935, ठीक है, ये होना चाहिए। ठीक है, बाद में फेडरल कोर्ट्स का प्रोविजन बनाया गया, प्रोविजन ऑफ फेडरल कोर्ट इन इंडिया। फेडरल कोर्ट मतलब जो जुडिशियल बॉडी रहेगी, फेडरल कोर्ट मतलब सुप्रीम कोर्ट। 1937 में फेडरल कोर्ट बनाया गया। यही फेडरल कोर्ट आज का क्या है? सुप्रीम कोर्ट है। टुडेज सुप्रीम कोर्ट, फेडरल कोर्ट 1937। ठीक है, और पहले चीफ जस्टिस जो थे मॉरिक गॉयर, मॉरिक गॉयर, ठीक है, मॉरिक, सॉरी ये GW है, GWYER, GWYER, ये फर्स्ट चीफ जस्टिस थे इस फेडरल कोर्ट के। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशंस, मतलब सेंट्रल रहेगा, सेंट्रल वही, उसी को हम क्या बोलते हैं? यूपीएससी आज का। ठीक है, स्टेट का रहेगा MPSC। ठीक है, अभी ऐसे भी रहेगा, कुछ 2 स्टेट्स रहेंगे, 2 स्टेट का एक रहेगा। सपोज फॉर एग्जांपल गोवा छोटा है, सपोज, ठीक है, गोवा का भी हम भी करेंगे। ठीक है, मतलब जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है, ऐसा फॉर एग्जांपल। ठीक है, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन एंड जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है, अभी ड्यूअल गवर्नमेंट सिस्टम वाज स्टार्टेड इन सेंटर। ठीक है, क्योंकि क्या था? ट्रांसपोर्ट एंड रिजर्व सब्जेक्ट उसी के पास थे, मतलब वो फेडरलिस्ट के बारे में बात करते हैं हम। अभी आज हम कॉन्करेंट लिस्ट, सेंट्रल लिस्ट और स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट तो सेंट्रल लिस्ट आती है। ठीक है, अभी एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑल इंडिया फेडरेशन, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑल इंडिया फेडरेशन। ठीक है, इसी की वजह से, मतलब यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। ठीक है, और जो भी ये यूनियन लिस्ट में, कॉन्करेंट लिस्ट में और स्टेट लिस्ट में नहीं आते, दैट वाज कॉल्ड एज रेसिडियरी पावर, एंड दैट रेसिडियरी पावर वाज entitled to make laws in that residuary powers by viceroy. Viceroy was eligible to make powers in that residuary subjects. ठीक है, यहाँ पे एक प्रोविजन लाया गया था, प्रोविजन ऑफ सेपरेशन ऑफ बर्मा फ्रॉम इंडिया। बर्मा मतलब आज का म्यांमार। ठीक है, ये पता होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे एक प्रोविजन बनाया गया, provision has been made for the establishment of all India Union, ठीक है, consisting of provinces of India, chief commissioner province and princely state। chief commissioner मतलब आज का यूटी बोल सकते हैं, यूनियन टेरिटरीज। chief commissioner मतलब ऐसे छोटे छोटे प्रोविंसेस हुआ करते थे
जहाँ पे गवर्नर लगाने की जरूरत नहीं, वहाँ पे चीफ कमिश्नर रहेगा। जैसे आज के जैसे पुदुचेरी है, ठीक है, बाद में चंडीगढ़ है, उस हिसाब से वो हुआ करता था। लास्ट में जो आता है गवर्नमेंट एक्ट ऑफ या 1947 का इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, उससे पहले कुछ चीजें आती है वो डिस्कस कर लेते, ठीक है। ये आता है 1940 का अगस्त ऑफर, 1940। ये आपको हिस्ट्री में क्रोनोलॉजी में पूछ सकते हैं, ठीक है, दिया जाएगा आपका। और अरेंज द फॉलोइंग इंसिडेंट इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर या असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है, पूछ सकते हैं, ठीक है। ये क्या था, ठीक है, अगस्त ऑफर 8 अगस्त 1940 में वॉइसरॉय जो थे लॉर्ड लिनलिथगो उस टाइम के, ठीक है, उन्होंने उस टाइम पे कुछ ऑफर्स दी थी इंडियंस को कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म के लिए। 1935 एक्ट आया था, उसके बाद उन्होंने ये ऑफर दिया। बाद में डोमिनियन स्टेटस उन्होंने देने की हामी भर दी। बाद में एक्सपेंशन ऑफ वॉइसरॉय काउंसिल, ये भी उन्होंने अलाउ कर दिया, ठीक है। उन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सेटअप करने की अनुमति दे दी। अभी देखो यही पे चेंज है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आप बना सकते हो, ठीक है। और नो फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन वॉज टू बी अडॉप्टेड विदाउट सपोर्ट ऑफ कंसेंट ऑफ माइनॉरिटीज, मतलब जितने भी मुस्लिम सिख वगैरह जो कुछ रहेंगे, वुमेन्स रहेंगे, डिप्रेस क्लास रहेंगे, वर्कर क्लास रहेंगे, उनको बिना बताए आप बना नहीं सकते कॉन्स्टिट्यूशन। ये उन्होंने अगस्त ऑफर में डाल दिया। उसके बाद जो आता है 1942 का क्रिप्स मिशन प्लान, 1942 क्रिप्स मिशन प्लान, ठीक है। ये क्रिप्स मिशन प्लान क्यों बोला जाता है, क्योंकि इनके जो चेयरमैन थे, लीडर थे, ही वाज अ सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, ठीक है। और उनके कुछ प्रपोजल्स आए थे, ठीक है। मतलब पहला प्रपोजल क्या था, डोमिनेंट स्टेटस दिया जाएगा इंडियंस को, ठीक है, आफ्टर सेकंड वर्ल्ड वॉर, इसके बाद वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होने के बाद, ठीक है। अभी इलेक्शन होंगे, इलेक्शन होने के बाद इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करने के लिए आपको मेंबर्स दिए जाएंगे, ठीक है। अभी इंडियन स्टेट्स भी पार्टिसिपेट करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग प्रोसेस में, ठीक है। ऑल पार्टीज, ऑल सेक्शंस ऑफ इंडिया, ठीक है, ठीक है, उन्होंने क्या कर दिया, ये क्रिप्स मिशन प्लान को अपोज कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। वो हिस्ट्री में पढ़ेंगे क्यों किया होगा। इसके बाद आता है 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान, कैबिनेट मिशन प्लान। देखो हम पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी को अलग नहीं कर सकते, लेकिन अपने अपने कन्वीनियंस के लिए हम अलग अलग कर रहे हैं, ठीक है। एट दैट टाइम मतलब ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर क्लेमेंट एटली, उन्होंने एक कैबिनेट मिशन प्लान लाया था, ठीक है। ब्रिटिश राज में थोड़ा सा इंडियन लीडरशिप के अंडर, ठीक है, ये पार शिफ्ट करना था ब्रिटिश राज टू इंडियंस, उसकी वजह से लाया था, ठीक है। ये कैबिनेट मिशन प्लान इंडिया को उन्होंने कब भेजा, मार्च 1946 में। इसके 3 मेंबर्स थे, ये 3 मेंबर्स का नाम पूछते कभी कभी यूपीएससी, कभी कभी नाम पूछते, दैट इज लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। बाद में सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स एंड एवी अलेक्जेंडर, एवी अलेक्जेंडर। अभी कैबिनेट मिशन प्लान ने सेपरेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो डिमांड थी, सेपरेट इलेक्टोरेट जो थे मुस्लिम के लिए, वो उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। तो उसकी वजह से कौन नाराज होगा, ऑब्वियसली मुस्लिम लीग, ठीक है। अभी कैबिनेट मिशन का बोलना था कि यूनियन रहेगा, यूनियन ऑफ इंडिया, ब्रिटिश इंडिया भी रहेगा उसमें, और इंडियन स्टेट भी रहेंगे, मतलब प्रिंसली स्टेट। मतलब प्रिंसली स्टेट को तब के जमाने में वो अच्छा नहीं लगा कि ब्रिटिशर्स के अंडर थे, अभी अपना भी चला जाएगा राज, ठीक है। अभी ये जो कैबिनेट मिशन प्लान था, इनका
जो जुरिडिक्शन रहेगा फॉरेन अफेयर्स पे भी रहेगा, फॉरेन अफेयर्स, डिफेंस एंड कम्युनिकेशन, ठीक है, फॉरेन अफेयर्स पे भी रहेगा, डिफेंस भी रहेगा और कम्युनिकेशन की तरफ भी रहेगा, ठीक है। और रेसिडुअरी जो पास रहेंगे, जो बचे कुछ है, वो किसके पास रहेंगे, प्रोविंसेस की तरफ, जो सेंटर की तरफ जो पार जो थी तो वो ठीक है, लेकिन जो उससे बचता है तो वो स्टेट और प्रोविंसेस की तरफ दिया जाएगा, ठीक है। अभी कोई भी इशू रहा कम्युनल इश्यूज से रिलेटेड, ठीक है, यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन उनका अलग अलग रहेगा, प्रेजेंट एंड वोटिंग का अलग अलग रहेगा, ठीक है। एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर जो रहेंगे, ठीक है, वो दैट विल डिटरमाइन द सब्जेक्ट्स ऑफ प्रोविंसेस, ठीक है। एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर विल डिटरमाइन द सब्जेक्ट ऑफ प्रोविंसेस, जितना वो स्टेट रहेगा उस टाइम पे, ठीक है, उनका क्या लेजिस्लेचर होना चाहिए, लॉ कैसे बनाना है, उसको एग्जीक्यूट कैसे करना है, ये किसके ऊपर रहेगा, प्रोविंसेस के ऊपर रहेगा, ठीक है। और जो प्रपोजल कैबिनेट मिशन ने दिया था, ठीक है, दैट वाज एक्सेप्टेड इन जुलाई 1946, और इसी के बेसिस पे एक इंटरिम गवर्नमेंट बनाई गई। इंटरिम गवर्नमेंट में तात्पुरती मंतो, थोड़ी देर के लिए, 1946 में इंटरिम गवर्नमेंट वाज फॉर्म इन 1946, ठीक है। और उस 1946 या इंटरिम गवर्नमेंट के जो ये थे एक्सटर्नल अफेयर्स पोर्टफोलियो जो थे, ठीक है, मैं नाम बता तो आप सिर्फ समझ लो। जवाहरलाल नेहरू, उनके पास एक्सटर्नल अफेयर था और कॉमनवेल्थ रिलेशन था। सरदार वल्लभ भाई पटेल, उनके पास होम अफेयर्स, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग था, ठीक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उनके पास फूड एंड एग्रीकल्चर था। डॉक्टर जॉन मथाई, इनके पास इंडस्ट्रीज एंड सप्लाई, ठीक है, जो मैन्युफैक्चरिंग वगैरह करते हैं। जगजीवन राम, लेबर डिपार्टमेंट, ठीक है। सरदार बलदेव सिंह, डिफेंस मिनिस्टर थे तब, ठीक है। CH बाबा, ठीक है, ये वर्क्स माइंस एंड पावर्स, ठीक है, CH बाबा, हम होमी बाबा जो बोलते हैं, डॉक्टर होमी बाबा जहांगीर। लियाकत अली खान, फाइनेंस, ठीक है। अब्दुल राब निस्तार, पोस्ट एंड एयर, पोस्ट ऑफिस, ठीक है। असफ अली, ठीक है, ये रेलवेज और ट्रांसपोर्ट के मिनिस्टर थे। सी राजगोपालचारी, एजुकेशन एंड आर्ट्स। इब्राहिम इस्माइल चुंद्रीगर, कॉमर्स। गजनफर अली खान, हेल्थ। और जोगेंद्र नाथ मंडल, लॉ। अभी आप देखोगे जब इंटरिम गवर्नमेंट खत्म होती है और इलेक्शन होते हैं फर्स्ट टाइम, बहुत सारे मेंबर्स उसी पोर्टफोलियो, मतलब अभी जो इंटरनेशनल रिलेशन या फॉरेन अफेयर्स जो दिए गए थे प्राइम मिनिस्टर, मतलब जवाहरलाल नेहरू को, आगे चल के क्या बनते हो, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ठीक है। अभी आता है माउंट बैटन प्लान 1947, माउंट बैटन प्लान 1947, माउंट बैटन प्लान 1947, ये 3 जून 1947 को लाया गया, ठीक है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज माउंट बैटन प्लान और जून प्लान, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट जो लाया था उन्हें, पार्टीशन ऑफ इंडिया, पार्टीशन ऑफ इंडिया, ठीक है। सक्सेसर गवर्नमेंट, ठीक है, वुड बी गिवन डोमिनियन स्टेटस दिया जाए था, ठीक है। इम्प्लिसिट राइट टू सेसीड फ्रॉम ब्रिटिश कॉमनवेल्थ, मतलब जो ब्रिटिश टेरिटरी से आप अलग हो सकते हैं, ठीक है। और दिस लेड द फाउंडेशन ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, ठीक है। ये माउंट बैटन प्लान ही आगे चल के आपका थोड़ा बहुत इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 बनता है, ठीक है। और कुछ उससे कुछ प्रेरणा ली जा सकती है। अभी इसमें क्या है, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947, ये कब आया, 18 जुलाई 1947, ठीक है। It came into force on 18th July 1947, और
दो स्टेट्स बनाए गए, दैट इज इंडिया एंड पाकिस्तान, एंड पाकिस्तान वाज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. ठीक है, ईस्ट पाकिस्तान एंड वेस्ट पाकिस्तान. ठीक है, जो मुस्लिम बहुल एरिया होता तो मुस्लिम बहुल त्याला काय म्हणतात, ईस्ट पाकिस्तान आणि वेस्ट पाकिस्तान. ईस्ट पाकिस्तान म्हणजे आताचं बांगलादेश. ठीक आहे. आता हे डिमार्केशन करण्यासाठी दोन स्टेटमध्ये एका माणसाला बोलवलं गेलं, दॅट इज कॉल्ड एज सर सिरिल रॅटक्लिफ. सिरिल रॅटक्लिफ. दॅट्स वाय द बाउंड्री बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया इज कॉल्ड एज रैटक्लिफ लाइन. ठीक है, और मैकमोहन लाइन किसके बीच में? इंडिया एंड, और डूरंड लाइन इंडिया एंड अफगानिस्तान. और डूरंड लाइन जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में जो लाइन है उसको भी डूरंड लाइन बोला जाता है. ठीक है, पता होना चाहिए. अभी गुजरात आणि इंडिया पाकिस्तानमध्ये सर क्रिक ची खाड़ी. ठीक है, वो है. लॉर्ड माउंटबेटन became the first governor general of Dominion India. ठीक है, फर्स्ट गवर्नर. और बाद में सी राजगोपालचारी became the governor general of independent India. He became the first Indian to be governor general of India. सी राजगोपालचारी. ठीक है. अभी by this act, the sovereignty and responsibility of British crown gets over, and it hand over the power to India on the date of 15th of August 1947. That's why this day is celebrated as Independence Day all over India. Provisions क्या थे? गवर्नर जनरल प्रोविंशियल गवर्नर जो थे, ठीक है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड्स थे. डोमिनियन स्टेटस इंडिया का जो था, ठीक है, वो दे दिया डोमिनियन स्टेटस. कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, ये प्रोविजनल पार्लियामेंट काम करेगी. ठीक है, जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली रहेंगी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली विल वर्क एज प्रोविजनल पार्लियामेंट. मतलब जब तक आपका कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार नहीं होता तब तक ये इंटरिम गवर्नमेंट या कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली काम करेगी, और ये प्रोविजनल मतलब थोड़ी देर के लिए गवर्नमेंट बन के रहेगी. ठीक है. अभी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के पास अनलिमिटेड पावर्स थे, क्योंकि तब तक हमने क्या किया था, अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया नहीं था. ठीक है, इंक्लूडिंग इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट. ठीक है. ब्रिटिश सुप्रीमेसी ओवर द प्रिंसली स्टेट. ठीक है, बाय दिस एक्ट वर एंडेड इन ऑन 15th ऑफ अगस्त 1947. ठीक है, और तब उनके पास आता है कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन नाम की एक चीज हुआ करती थी. इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन. इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन मतलब हियर बाय यू कैन बी एडेड टू इंडियन टेरिटरी, या मतलब ब्रिटिश टेरिटरी, ये हुआ करता था. तब उनको फ्री कर दिया. उसके बाद पाकिस्तान का और इंडिया का क्या इश्यू है सबको पता है. ठीक है. अभी प्रिंसली स्टेट को डिक्लेयर कर दिया, यू आर फ्री टू ज्वाइन रिमेन फ्री टू ज्वाइन पाकिस्तान, आइदर इंडिया, और यू आर फ्री टू रिमेन अलोन. ठीक है, ये हुआ था. बाद में ब्रिटिश मोनार्क, ठीक है, उनका जो टाइटल था एम्परर ऑफ इंडिया, ठीक है, वो जो रॉयल स्टाइल या टाइटल्स हुआ करते थे उनके रिमूव किए गए. इस हिसाब से अपना इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 खत्म होता है. ठीक है.